आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं SU-57 को लेकर आई एक रिपोर्ट से। हमने हाल ही की रिपोर्ट में आपको अवगत करवाया था कि SU-57 को लेकर ये ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है कि इस समय इस डील को एक सेपरेट प्रोग्राम के तौर पर देखा जा रहा है। इसका MRFA से कोई संबंध नहीं है और इस रिपोर्ट में हमने आपसे ये भी कहा था कि आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना क्योंकि इस प्रोग्राम को इवेलुएट कर रही है तो हमें कुछ नई जानकारियां भी देखने को मिलेंगी। और अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में SU-57 डील को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने रखी गई है, जहां पर इस समय एक जो मेजर पुश है वो हमें देखने को मिला है इंडियन एयरफोर्स के तरफ से। फिलहाल यहां पर भारतीय वायुसेना को या यूं कह लें भारत सरकार को रूस की तरफ से एक जवाब का इंतजार है। भारत ने रूस से जो कॉस्ट और फिजिबिलिटी है इसको लेकर जानकारी मांगी थी और अगर हम इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की बात माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय जो डिटेल्ड कॉस्ट और कैपेसिटी असेसमेंट रिपोर्ट है ये रूस से चाहता है, जो कि SU-57 के भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी है। आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करें तो क्या लागत आएगी, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इनकी एक पूरी सूची रूस से मांगी गई है जो कि SU-57 के निर्माण के लिए भारत में ज़रूरी है। हालांकि अभी भारत की तरफ से कोई पुख्ता निर्णय इस क्षेत्र में नहीं लिया गया है और माना जा रहा है कि इस समय रशियन इवैल्यूएशन लेटर जो इस मंथ के अंत तक भारत को रिसीव हो सकता है, उसके बाद ही भारत जब उसका अध्ययन करेगा और उसके आधार पे ही जो निर्णय है वो लिया जाएगा, जहाँ पर हमें एक्सपेंडिचर कितना होगा उसका एस्टिमेट मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसकी जानकारी मिलेगी और प्रोडक्शन रोड मैप क्या होने वाला है इस बड़े प्रोग्राम का उसकी जानकारी भी रूस की तरफ से मुहैया करवाई जाएगी। ये मूव ऐसे समय पर आया है जब भारतीय वायुसेना गिरती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है और इसी को कवर अप करने के लिए हम MRFA के प्रपोजल को रफ्तार के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो जैसे ही फ्रेंच राष्ट्रपति का भारत दौरा होगा उस दौरान MRFA में कुछ बड़े निर्णय आते दिखाई पड़ सकते हैं। इस समय अगर हम भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन क्षमता की बात करें तो वो 30 स्क्वाड्रन तक ही सिमट गई है और अगर हम आने वाले भविष्य में बात करें तो ये तस्वीर बहुत अच्छी नजर नहीं आएगी, क्योंकि हमें भविष्य में MiG-29, जैगुआर और मिराज 2000 को रिटायर करना है और ऐसे में हमें बड़ी संख्या में नए फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। लेकिन ये कहना कि SU-57 या राफेल के आने से वो कमी पूरी होगी, गलत बात है। हमें इंडिजिनस फाइटर्स की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है जितना कि हमें इस समय राफेल और SU-57 की बताई जा रही है। देखिए, सबसे खास चीज़ तो ये है कि अगर हम वापस मुद्दे पर आएँ SU-57 की, तो SU-57 को भारत इस समय एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर देख रहा है, ना कि बहुत बड़े नंबर में प्रोड्यूस करने के लिए। हमने पहले ही रिपोर्ट में आपको बताया था कि भारत यहाँ पर सिर्फ तकरीबन 50 से 60 एयरक्राफ्ट की तरफ ही देख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी राफेल की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इसको लेकर हम फ्रांस से बात कर चुके हैं। और ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इन नंबर्स के लिए भी रूस के जो प्रस्ताव है वो सिमिलर रहेंगे जो पहले रहे थे, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें ये बताया गया कि रशियन टेक्निकल टीम ने हाल ही में भारत की विजिट करी थी और उन्होंने HAL का जो एग्जिस्टिंग एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इवेलुएट भी किया था। उन्होंने बारीकी से जो जानकारियां जरूरी हैं उनको प्राप्त किया था और इसके आधार पर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी थी और इस रिपोर्ट में रशियन इंजीनियर्स ने साफ साफ इस चीज़ को हाईलाइट किया था इंडियन ऑफिशियल्स के सामने कि भारत के पास तकरीबन यहाँ पर 60% तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो SU-57 के निर्माण के लिए कंपैटिबल है। सिर्फ 40% ही हमें जो बदलाव और अपग्रेड है वो करने पड़ेंगे और 40% के आसपास ही जो हमें नई टूलिंग और हैवी फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ हैं वो इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी। बाकी सारी चीज़ें भारत में उपलब्ध है और इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमें जो टूलिंग है, हैवी फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ है, कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग है, एवियोनिक इंटीग्रेशन लाइन है, फ्लाइट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको यहाँ पर ऑलरेडी सुखोई प्रोग्राम के लिए क्योंकि डेवलप किया जा चुका है तो उसमें ज़्यादा हमें खर्च नहीं करना होगा, बल्कि इनमें ही हम अपग्रेड करके SU-57 की प्रोडक्शन को शुरू कर सकते हैं। रशियन डेलीगेशन ने यह भी कमिट किया था अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हुए कि उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके प्रस्ताव को भारत गौर करेगा और आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि भारत में इन एडवांस फाइटर्स का जो निर्माण है वो होगा। हालांकि अब बात कर लेते हैं उस रिपोर्ट के बारे में जिसका HAL इंतजार कर रही है। अब क्योंकि अब आप आधा मामला समझ चुके होंगे कि रूस का डेलीगेशन आया, उसने भारत में अपना जो डिटेल असेसमेंट है वो किया और उन्होंने एक एस्टिमेट भारत को दिया और इस समय HAL उसी एस्टिमेट का वेट कर रही है। दरअसल रशियन डेलीगेशन ने ये कमिट किया था जाते समय कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट और कैपेसिटी रिपोर्ट भारत को देंगे, जहां पर वो भारत को बताएंगे कि कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्या क्या एडिशनल टूलिंग और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि सुखोई 57 का हम भारत में डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर सकें। और इसीलिए HAL उनके इसी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
माना जा रहा है कि जब यहाँ पर वो रिपोर्ट आएगी, उसका अध्ययन एचएएल की तरफ से किया जाएगा, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट लेवल में जो निगोशिएशंस है वो शुरू होंगे। तो इस मामले के जानकार लोग जो इस डील को शुरू से ट्रैक कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि भारत इस समय SU-57 को भी उतनी गंभीरता के साथ ही देख रहा है जितनी गंभीरता के साथ भारत ने राफेल डील को देखा है। लेकिन भारत चाहता है कि भविष्य में कोई अड़ंगा ना पड़े इस डील में, इसलिए सारी चीजों को अभी से ही क्लियर कर लिया जाए। भारत एक चीज को लेकर के काफी क्लियर है कि जब तक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क II जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट सर्विस में नहीं आ जाते, तब तक डीप स्ट्राइक रोल के लिए SU-57 का यूज किया जाए। SU-57 व्यू तो अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट की तुलना में उतना स्टेल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी इसने अपनी उपयोगिता को रशिया यूक्रेन वॉर में साबित किया है। इंडियन एयरफोर्स के लिए सुखोई 57 का आना एक फोर्स मल्टीप्लायर की भूमिका के तौर पर देखा जाएगा, और ये फिलहाल भारत के लिए एक इमीडिएटली अवेलेबल 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म के तौर पर उपलब्ध भी है, क्योंकि अगर हम देखें तो भारत के पास इसके अलावा फिर दूसरा कोई पुख्ता ऑप्शन नहीं है। फिर हमारे पास वही पुरानी घिसी पिटी डिबेट आएगी F-35 की, और आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मन को चाहे हम जितना धोखा दे लें, लेकिन इंटरनली हमें यह पता है कि अमेरिका कभी भी भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देगा। जब उसने इसराइल जैसे अपने सबसे क्लोजेस्ट एलाई को नहीं दिया, तो भारत को देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसीलिए हमने शायद परसों की रिपोर्ट में आपसे कहा था कि इंडियन एयरफोर्स इसको एक डीप स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के तौर पर देखती है। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि जो नंबर्स हैं उन्हें अब 50 से 60 यानी 2 से 3 स्क्वाड्रन का बताया जा रहा है। क्या इस स्क्वाड्रन नंबर पे भी लोकल प्रोडक्शन रशिया देखेगा? इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये कहता है कि हाँ, रूस इस समय काफी डेस्परेट है। रूस को इस चीज का उम्मीद है कि एक बार जब भारत डील को फाइनलाइज करेगा तो जो फॉलो ऑन ऑर्डर्स हैं वो उन्हें मिलेंगे। और दूसरा प्रयास रूस का, दूसरा पर्सपेक्टिव इस चीज को लेकर ये है कि रूस इस समय खुद SU-57 का प्रोडक्शन करने में उतना कैपेबल नहीं है, और इसका श्रेय जाता है वेस्टर्न सैंक्शंस के ऊपर, जो कि उसके चलते रूस अपने फुल पोटेंशियल पर ऑपरेट नहीं कर सकता। तो ऐसे में वो भारत का सहारा लेकर के अपनी नीड तो पूरी करेगा ही करेगा, भारत की नीड भी पूरी करेगा, और अगर एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो वो भी भारत से ही केटर की जाएंगी। वो इस प्रयास में है। और यहाँ पर रूस वही SU-30 MKI वाले मॉडल को फॉलो करना चाहता है जो कि पूर्व में उसने भारत के साथ किया था, और SU-57 में भी हमें सेम चीजें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कब ये रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के आधार पर एचएएल का जवाब क्या होता है। आपको क्या लगता है, SU-57 को लेना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा? क्या राफेल के साथ साथ SU-57 की जो मिक्स्ड फ्लीट है ये भारत को एक कॉम्बैट एज देगी? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या आप मानते हैं कि 50 से 60 एयरक्राफ्ट में रूस लोकल प्रोडक्शन के लिए मानेगा? इस पर भी आप अपनी राय अवश्य दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।